वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का इलेक्ट्रिकल मेला में स्वागत है। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज़ का स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एसएससी जेईई जनरल साइंस। तो एसएससी जेईई में स्टूडेंट्स जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 22 क्वेश्चन आते हैं। तो उन 22 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं टोटल 2007 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 2007 से लेकर के 2018 तक के 15 साल के जो एसएससी जेईई के पेपर हुए हैं, उन सभी एसएससी जेईई के पेपर में से मैं क्या करूंगा कि जनरल साइंस के जो जो क्वेश्चंस उसमें आए हैं उसको मैं अलग निकाल लूँगा और उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा और वो वीडियो आपको मैं अवेलेबल कराता जाऊँगा। तो आपको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कहीं अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो वो भी आपको समझ में आएगा कि जनरल साइंस के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको अवेयर करना एसएससी जेईई के पेपर के पैटर्न के बारे में, जिसमें कि जनरल साइंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। आजकल जो लेटेस्ट में जो पेपर आए हैं उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं 200 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 में। ठीक है, और ये 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होते हैं और नॉन टेक्निकल में 50-50 में डिवाइड होता है। ठीक है, 50 और 50 में डिवाइड होता है। ठीक है, हम दूसरे पीपीटी में चलते हैं। हमारा जो टेक्निकल सेक्शन है, देखिए टेक्निकल सेक्शन जो है इसमें सभी टेक्निकल सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का होता है। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन होता है नॉन टेक्निकल सेक्शन होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के और जनरल अवेयरनेस में भी 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। तो टोटल आप देखें तो 200 क्वेश्चंस हो जाते हैं और आपके पास टाइम दिया जाता है 2 घंटे का। तो मैंने क्या किया, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के लिए 1 घंटे को अलॉट कर दिया। मान लीजिए आप 1 घंटा किस में लगा देते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 36 सेकंड्स बचते हैं। 36 सेकंड आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो चलिए टेक्निकल का तो हम समझ गए कि 1 घंटे में हमको टेक्निकल के 100 क्वेश्चन बनाने की प्रिपरेशन करनी है। अब बात आती है नॉन टेक्निकल की। तो नॉन टेक्निकल में स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, नॉन टेक्निकल में 2 पार्ट हैं, पहला है रीजनिंग का पार्ट और दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट। तो जो रीजनिंग का पार्ट है इसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो मैंने क्या किया, रीजनिंग में थोड़े कैलकुलेशंस और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है लॉजिक लगाने में। कई बार प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन क्वेश्चन बन जाते हैं, आसान आते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने 30 मिनट अलॉट कर दिया। ठीक है, अब आपके बचे 30 मिनट। ठीक है, 1.5 घंटा आपका 150 क्वेश्चन में चला गया। अब आपके पास 30 मिनट बचे हुए हैं और आपके पास 50 क्वेश्चन बनाने को है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये जनरल अवेयरनेस है, इसका हर एक क्वेश्चन आपको 5 सेकंड पढ़ने में लगेगा और 5 सेकंड सोच के आंसर टिक करके सेव करने में लगेगा। तो टोटल 10 सेकंड यहाँ पे एक क्वेश्चन में लग रहा है। तो आपको 30 मिनट जो मिले हैं वो ज़्यादा ही मिले हैं। ठीक है, क्योंकि जस्ट देख के आपको आंसर करना है। तो इसमें मैंने देखा कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये। पहला है स्टैटिक जीके और दूसरा करंट अफेयर और तीसरा है जनरल साइंस। देखिए ये जो मैं डिटेल दे रहा हूँ जनरल अवेयरनेस के अंदर में, ये 3 पार्ट का, ये मेरी पूरी रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। मैंने एसएससी जेईई के प्रीवियस पेपर 15 साल के पेपर का एनालिसिस किया हुआ है। तो उस एनालिसिस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो 3 सेक्शन है, स्टैटिक जीके का सेक्शन हो जाता है, करंट अफेयर का सेक्शन होता है और जनरल साइंस का सेक्शन होता है। तो जो स्टैटिक जीके का सेक्शन है और जनरल साइंस का सेक्शन है, ये दोनों ही जो सेक्शन है आपके, ये बार बार रिपीट होते हैं। इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं और इसको याद रखना बहुत आसान होता है। और आप इसके नंबर जोड़ लीजिए, मान लीजिए 15 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, एवरेज मैंने निकाला था सभी पेपर का, और जनरल साइंस में 22 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 22 और 15 आप जोड़ दीजिए तो कितने होते हैं, अप्रॉक्स क्या कंफर्म 37 होते हैं। अब 37 में अगर 35 भी आपके बन रहे हैं तो आपके जनरल अवेयरनेस तो बढ़िया निकल गया, 35 मार्क्स। अब इसके बाद आपका बचा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में 5-7 क्वेश्चन और बन जाएंगे तो आपका 40+ मार्क्स इसमें आ सकता है। ठीक है,
मतलब अच्छे से आपने तैयारी की तो और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, लेकिन मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उससे आपका 37 तो आ ही सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताना चाहा कि ये जनरल साइंस का जो है हम आपको पूरा सॉल्व कराएंगे, पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, 2007 से लेकर के कहाँ तक, 2018 तक पूरा मैं हर वीडियो में, एक वीडियो में पूरा 1 साल का मैं आपको बताऊंगा जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा होंगे तो उसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड भी कर दूंगा समय समय पर। तो इस तरीके से हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। चलिए, मैंने लिया आज SSC JEE 2007 का पेपर, जिसमें मैंने जनरल साइंस के क्वेश्चन लिए हुए हैं और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा और इसमें मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग बिलो लिक्विड्स इज। ठीक है, नीचे जो तरल पदार्थ के नाम दिए हुए हैं जैसे वाटर, मरकरी, ईथर और एल्कोहल, इनमें से गर्मी का, हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? ठीक है, सोचिए इसका आंसर क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है मरकरी। इसका आंसर है मरकरी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ। एटमॉस्फेयर का या वायुमंडल का वो परत, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करती है हमारे रेडियो वेव्स को, रेडियो वेव्स को जो रिफ्लेक्ट करती है कहाँ, अर्थ में, दोबारा वापस अर्थ में क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोपॉस, आयोनोस्फियर और ट्रोपोस्फियर। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको। वायुमंडल की परत जो प्रतिबिंबित करती है पृथ्वी पर वापस आने वाले रेडियो तरंगों को, उसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोपॉस, आयोनोस्फियर या ट्रोपोस्फियर। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आप सबको किसी किसी को पता भी होगा। इसका आंसर है आयोनोस्फियर। इसका आंसर क्या है? आयोनोस्फियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट वेट मैक्सिमम इन, एन ऑब्जेक्ट वेट मैक्सिमम इन, किसी वस्तु का अधिकतम भार, ठीक है, कहाँ होगा? एयर में होगा, वाटर में होगा, हाइड्रोजन में होगा या फिर वैक्यूम में होगा? चलिए इसका आंसर बताइए, आप लोग कोशिश करिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर है वैक्यूम। किसी वस्तु का अधिकतम भार वैक्यूम में होता है। ठीक है, ये साइंटिफिक आंसर है। इसके लॉजिक के बारे में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो उससे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, आप थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हैं गूगल में, आपको डिटेल पता चल जाएगी, या आप कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसका PDF भी भेज दूंगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द सन अट्रैक्ट्स द अर्थ। गुरुत्वाकर्षण बल जिसके साथ सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जिसके साथ सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है। तो पहला इसका जो ऑप्शन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द सन। ठीक है, देखो सामान्य सी बात है, एक सन है यहाँ पे, मान लो ये सन है हमारा और यहाँ पर अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द सन अट्रैक्ट्स द अर्थ। अब क्या कर रहा है सन, क्या कर रहा है, इसको सन अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को अपनी तरफ। सन क्या कर रहा है? अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या लगा रहा है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लेते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? GS, जी सन। ठीक है, और द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द सन। अब क्या है, अर्थ भी क्या कर रहा है? सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम मान लेते हैं GE। अब क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन बोलता है कि GS इज लेस देन GE। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि ये दोनों क्या है? बराबर है। दूसरा ऑप्शन बोलता है हमारा दोनों बराबर है। और तीसरा ऑप्शन बोलता है इज मोर देन द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द सन। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि ये वाला सन जो है हायर
ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट करता है। और चौथे का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, वो बोल रहा है कि साल में बदलता ही रहता है ये, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होता है इज द सेम एज फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द सन। मतलब आंसर क्या है, जी एस इज इक्वल टू जी ई, मतलब दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन इन होल्डिंग अ वेट ऑफ 25 kg अ हाइट ऑफ 1 मीटर, ठीक है। मान लीजिए क्या बोला है, हमारे पास 1 मीटर का ये हाइट है, ये अर्थ है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और यहाँ से 1 मीटर की हाइट है, कितनी, 1 मीटर की। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा है, ठीक है। हमने 25 kg के एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ज़मीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर 25 किलोग्राम का वजन रखने में किया गया कार्य। आंसर ऑप्शंस हैं 0, 25 जूल, 2500 जूल एंड नन ऑफ द अबव। इसका आंसर करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि वर्क डन क्या होता है। यहाँ पे किया गया कार्य पूछा है ना, वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है क्योंकि 25 kg के भार को आपको यहाँ पे रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसका वेट है mg, w लिखते हैं ना, w बराबर mg जो होता है, उस वेट के अगेंस्ट में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसा फोर्स लगा रहे हैं जिसमें डिस्टेंस क्या है, 0 है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, ऑब्जेक्ट में नहीं हो रहा है, वो क्या है, होल्ड है एक पोजीशन पर। तो अगर वो होल्ड है एक पोजीशन पर, होल्ड होने की वजह से उसमें किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हमारा जो वर्क है वो वर्क हो जाता है 0, क्योंकि फोर्स कितना भी अमाउंट हो उसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 0 के साथ। तो वर्क डन भी क्या हो गया आपका 0। तो इसका आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स A 0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर द लेंथ ऑफ डे वुड। मान लीजिए हमारे वातावरण में किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर अगर नहीं है, अगर नहीं होता, तो हमारे दिन की लंबाई कितनी होगी। एक दिन जो 24 घंटे का होता है वो कितना लंबा हो जाता, डिक्रीज मतलब घटता, अनअफेक्टेड मतलब उतना ही रहेगा, इंक्रीज मतलब कि वो बढ़ जाएगा 24 घंटे से, या ऑलमोस्ट हाफ मतलब 12 घंटे का हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है, देखिए लेंथ ऑफ डे पूछा है ना, ठीक है, लेंथ ऑफ डे, एक दिन का जो कितने घंटे का होता है वो तो 24 घंटे का दिन होता है। तो ये कह रहा है कि डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अनअफेक्टेड होगा या ऑलमोस्ट हाफ होगा। तो आप बताइए आंसर। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है अनअफेक्टेड, ठीक है। इसका आंसर है अनअफेक्टेड, कि एटमॉस्फेयर रहे ना रहे, हमारा जो लेंथ है वो किसी दूसरे फैक्टर से डिसाइड होता है, इसलिए वो अनअफेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्ड्रन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्री, चिल्ड्रन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्री who receive very little sunshine from suffer from। मतलब कि ऐसे बच्चे विशेष रूप से पश्चिमी देश में जिन्हें बहुत कम धूप लगती है, उन्हें किस तरह की बीमारी होती है। पहला है रिकेट्स, दूसरा डर्मेटिटिस, तीसरा है स्कर्वी और चौथा है स्टेरिलिटी, ठीक है। सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन इनमें ठीक नहीं है, आप लोग इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। इसमें जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी में, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए धूप से हमको मिलता है विटामिन डी, धूप से क्या मिलता है हमको, विटामिन डी मिलता है, और अगर ये ना मिले तो हमें कैल्शियम की कमी होती है, और कैल्शियम की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। तो ये रिकेट्स नाम की जो बीमारी है ये होती है चिल्ड्रन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्री। जो वेस्टर्न कंट्री में जो चिल्ड्रन है वो क्या है, बहुत कम धूप मिलता है उनको, जिससे उनको विटामिन डी कम मिलता है और जिसकी वजह से उनको रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू मेक नेचुरल रबर, द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू मेक नेचुरल रबर स्ट्रॉन्ग। पहला क्या है इसमें, स्ट्रॉन्ग एंड मोर बाउंसी। ऐसा सब्सटेंस का नाम बताइए जिसको नेचुरल रबर में मिलाने से रबर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और मोर बाउंसी हो जाता है। हिंदी में
पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल देने के लिए जोड़ा जाता है। तो प्राकृतिक रबर में क्या ऐसा मिलाएं, इन चारों ऑप्शंस में से किसको मिलाएं कि हमारा जो प्राकृतिक रबर है वो मजबूत हो जाए और अधिक उछाल देने वाला हो जाए। तो पहला ऑप्शन है पॉलीथीन, ठीक है, दूसरा स्पॉन्ज, तीसरा सल्फर और डी है हमारा चौथा है क्लोरीन। तो इसका आंसर है सल्फर। सल्फर मिलाने से, प्राकृतिक रबर में अगर हम सल्फर मिलाते हैं तो हमारा जो रबर है वो मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है और ज़्यादा बाउंसी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मानव शरीर कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मतलब अधिक मात्रा में इन चारों में से क्या होता है? वाटर, फैट, प्रोटीन, प्लाज्मा। बहुत आसान है, आपको पता ही होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है वाटर। ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में वाटर होता है, पानी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंडोस्कोपी इज अ टेक्निक यूज्ड टू एक्सप्लोर द स्टमक। एंडोस्कोपी पेट या शरीर के अन्य अंदरूनी हिस्सों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। एंडोस्कोपी इज अ टेक्निक यूज्ड टू एक्सप्लोर द स्टमक और अदर इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना, जो कि घटना पर आधारित है। निम्न में से जो 4 घटनाएं आपको दी हुई हैं A, B और C, D, इनमें से कौन सा ऐसा घटना है जिसका यूज एंडोस्कोपी में किया जाता है? और एंडोस्कोपी क्या है? पेट या शरीर के अन्य अंदरूनी हिस्सों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। तो पहला ऑप्शन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरा है इंटरफेरेंस, तीसरा है डिफ्रैक्शन और चौथा है पोलराइजेशन। तो इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। इसका आंसर है टोटल इनर रिफ्लेक्शन। इसका जो ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन है टोटल इनर रिफ्लेक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रजिस्टर्स आर हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट्स सिचुएटेड इन, ठीक है, जो रजिस्टर्स होते हैं, हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? ठीक है, रजिस्टरों उच्च गति स्मृति तत्व हैं। रजिस्टर क्या है? उच्च गति स्मृति तत्व है, कहाँ स्थित होते हैं? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, मेमोरी में, सीपीयू में, इनपुट आउटपुट यूनिट में या फिर रोम या ईप्रोम में। तो कहाँ पर ये स्थित होते हैं ये हमको जानना है। तो इसका जो आंसर है आपका वो है सीपीयू। रजिस्टर्स कहाँ होते हैं? सीपीयू में होते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, वयस्क मानव कंकाल में कितने बोन्स होते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है 204 बोन्स, 206 बोन्स, 208 बोन्स और 214 बोन्स। 204 हड्डियाँ, 206 हड्डियाँ, 208 हड्डियाँ और 214 हड्डियाँ। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर है 206 बोन्स, 206 हड्डियाँ हैं। ठीक है, इससे आज की इस लेक्चर में मैंने आपको पूरे 2007 में जो क्वेश्चंस आए थे जनरल साइंस के ऊपर वो मैंने आपको बताए हैं। 2007 में एक्चुअल में पैटर्न थोड़ा अलग होता था, जिसमें जनरल अवेयरनेस सेक्शन से सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसकी वजह से अभी जो जनरल साइंस के क्वेश्चन हमने किए हैं वो 12 के आसपास हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि लगभग आधा जो पार्ट है वो जनरल साइंस का होता है। तो जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन अब कर दिए गए हैं, तो जिसमें से मेरा अंदाज़ा है कि 20 से 25 के बीच में आ सकते हैं, तो मैंने वहाँ पे 22 लिया हुआ है। इसका अगला वीडियो बनेगा 2008 के एसएससी जेई के जनरल साइंस के क्वेश्चंस के ऊपर, इसी तरीके का बनेगा। उसमें मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, इस तरह के डिटेल आपको नहीं बताऊंगा। ये डिटेल सिर्फ पहले वीडियो के लिए था। वीडियो आपको अच्छा लगा आप लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके और उनको फ़ायदा पहुंचे। और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि नया वीडियो कभी भी अपलोड होगा, नए अपडेट आपको मिलेंगे तो तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उसके बाद
जैसा कि हमारा टैग लाइन है, योर ड्रीम इज़ आवर गोल। आप सपना देखिए और हम उसको पूरा करने के लिए जुट जाएंगे। आपका सपना क्या है? गवर्नमेंट जॉब लगाना, अपने सेमेस्टर एग्जाम्स को पास करना। तो आपका उसमें मैं बहुत ज़्यादा मदद करूँगा, ठीक है। प्रिपरेशन पर मैं मदद करूँगा आपकी, उसकी तैयारी के लिए आपका मदद करूँगा। आपको किसी भी तरह की काउंसलिंग चाहिए, आप कमेंट करिए, मैं आपको काउंसलिंग करूँगा। कहीं पर डाउट है, कोई चीज़ पूछना है तो मैं आपको बताऊँगा। नॉन टेक के बारे में मैं आपको सारा डिटेल अब देते जाऊँगा, क्योंकि टेक्निकल करने से ही सब नहीं होगा, साथ में हमको नॉन टेक का प्रिपरेशन भी बहुत तगड़े से करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।